हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न और व्यवस्थापिका से संबंधित दूसरा सेशन चालू करने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्न नंबर 51 देखें। प्रतिनिधि सभा में कितनी अस्थायी समितियां हैं? प्रतिनिधि सभा में कितनी अस्थायी समितियां हैं? आप प्रश्न नंबर 51 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे और प्रश्न को सही से ध्यानपूर्वक पढ़कर ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे और ऑप्शन पे भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 51, प्रतिनिधि सभा में कितनी अस्थायी समितियां हैं? ये 5 समितियां हैं, या 10 समितियां हैं, या 15 समितियां हैं, या 20 समिति हैं? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर करने का प्रयास करें। चलिए, हम आपको बताते हैं। प्रतिनिधि सभा में अस्थायी समितियां भाई 20 हैं। 20। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 देखें। प्रश्न नंबर 52 में आपसे पूछ रहा है कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं? वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। भाई ये तो सही है। फिर दूसरा देखें, अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद ही विधेयक को समिति को भेज दिए जाते हैं। अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद ही विधेयक समिति को भेज दिए जाते हैं। तो ये भी भाई सही लग रहा है। अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति भाई राष्ट्रपति नहीं करता है। बस यही ऑप्शन आपका गलत है। अगला भी ऑप्शन देख ही लेते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत कर दोनों सदनों में पुनः विचारार्थ वापस भेज सकता है। ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सा। तो 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अमेरिका में स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रतिनिधि सभा करती है। 52 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 53 देखें। अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है? अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या यानी दूसरे सदन की, विशेषज्ञों वाली सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। तो 435 है। 435 भाई प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है। 537 नहीं भाई, ये भी गलत है। 50 भी गलत है। अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है भाई। 50 स्टेट हैं, हर स्टेट से 2 सदस्य चुने जाने हैं। 50 दूना 100 यानी कि अमेरिकी सीनेट में कुल सदस्य संख्या 100 है। 53 नंबर ऑप्शन का 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। 100 सदस्य। और यहाँ ये भी ध्यान रखें, प्रत्येक स्टेट से 2 ही सदस्य चुने जाएंगे, चाहे वो स्टेट बड़ा हो जनसंख्या में या छोटा। 2 सदस्य अमेरिकी सीनेट में 2 सदस्य ही प्रत्येक राज्य से चुने जाएंगे। तो इस प्रकार 50 राज्य हैं, 50 उसके पार्ट हैं, तो 50 दूना 100 सदस्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाएं। अमेरिकी सीनेट का चुनाव कैसे होता है? अमेरिकी सीनेट का चुनाव कैसे होता है?
तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष होता है या मनोनयन होता है या प्रतिनिधि सभा द्वारा होता है। अमेरिकी सीनेट का चुनाव किस तरह होता है? तो हम आपको बताते हैं, अमेरिकी सीनेट का चुनाव ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है, अमेरिकी सीनेट का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप ध्यान रखें और किसी ऑप्शन पे आप नहीं चले जाना। अमेरिकी सीनेट का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। चलिए प्रश्न नंबर 55, सीनेट के बारे में सही नहीं है। आपको ये बताना है कि सीनेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलो देखा जाता है भाई। यह एक अस्थाई सदन, हाँ भाई ये एक अस्थाई सदन है। सीनेटरों की अवधि 6 वर्ष होती है, हाँ भाई सीनेटरों की अवधि 6 वर्ष होती है। सीनेट एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी बात सही है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। 2-3-6 और ये एक अस्थाई सदन है, ये एक बुजुर्गों की सदन है, ये एक विशेषज्ञों की सदन है, जो भी आप कहना चाहें। राष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, नहीं भाई ये गलत है। वो आपसे पूछ रहा सीनेट के बारे में सही नहीं है, तो बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 देखें, सीनेट के शक्तिशाली होने का कारण क्या है? सीनेट के शक्तिशाली होने का कारण क्या है भाई? ये भाई इतनी शक्तिशाली कैसे है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ये अल्पावधि नहीं भाई, अल्पावधि नहीं है, 6 वर्ष फिक्स है। लघु आकार, हाँ भाई ये सही है। सीनेट के में कुल 100 सदस्य होते हैं, लघु आकार होता है इसीलिए शक्तिशाली है। विशाल आकार नहीं भाई, विशाल आकार नहीं है, ना प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और लघु आकार होता है, केवल 100 सदस्य होते हैं। तो सीनेट के शक्तिशाली होने का कारण है इसका लघु आकार। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 57, फिलिबस्टर का संबंध किससे है? क्या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है या उपराष्ट्रपति से या सीनेट से या प्रतिनिधि सभा से? बताने का प्रयास करें, फिलिबस्टर का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर 57 में हम आपको बताते हैं फिलिबस्टर का संबंध सीनेट से है भाई, सीनेट से। प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। सीनेट से संबंधित नहीं है, क्या नहीं संबंधित? सीनेट से क्या संबंधित नहीं है भाई? तो फिलिबस्टर तो भाई सीनेट से संबंधित है। राग रोलिंग ये भी संबंधित है भाई। गैरीमैंडरिक नहीं भाई, इसका संबंध तो प्रतिनिधि सभा से है, इसका संबंध प्रतिनिधि सभा से है भाई, प्रतिनिधि सभा से है। नियुक्तियों का पुष्टिकरण करता है भाई। तो सीनेट से संबंधित क्या नहीं है? तो सीनेट से संबंधित क्या नहीं है? गैरीमैंडरिक, ये प्रतिनिधि सभा से संबंधित है और बाकी तीनों सीनेट से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 58 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 पे आ जाएं। सीनेट का पदेन सभापति होता है, सीनेट का पदेन सभापति होता है कौन भाई? उपराष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री या स्पीकर या राष्ट्रपति? तो सीनेट का पदेन सभापति, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है उपराष्ट्रपति पद।
उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। जो सीनेट में अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, वैसे ही हमारे यहाँ राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। तो सीनेट का पदेन सभापति अब तो आप समझ गए होंगे कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। सीनेट का पदेन सभापति अमेरिका में उपराष्ट्रपति और भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखें। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये राज्यसभा या सीनेट या राज्यसभा या प्रतिनिधि सभा। तो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन भाई अमेरिका की सीनेट है। प्रश्न नंबर 60 में बा ऑप्शन सही है। साथ में आपको इसके पहले बताया था ब्रिटेन की राज्यसभा सीनेट से भी शक्तिशाली है। किस मामले में? तो न्यायिक मामले में है। ब्रिटेन की राज्यसभा सीनेट से भी ज्यादा शक्तिशाली है न्यायिक सभा में, न्यायिक निर्णय में। वैसे तो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन सीनेट है, पर सीनेट से शक्तिशाली कोई उच्च सदन है तो ब्रिटेन की राज्यसभा। किस मामले में है? न्यायिक मामले में। तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन सीनेट है। चलिए प्रश्न नंबर 61 पे आ जाएं। अमेरिकी संघ व्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? अमेरिकी संघ व्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो सीनेट को कहा जाता है, या प्रतिनिधि सभा को, या राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को? अमेरिकी संघ व्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो ये भाई कहा जाता है सीनेट को। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अमेरिकी संघ व्यवस्था का मेरुदंड सीनेट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 62 देखें। सीनेट की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन कौन सी हैं? सीनेट की महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी हैं? तो इसमें महत्वपूर्ण शक्ति पूछा गया है, तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 62। तो राष्ट्रपति का चुनाव करती हैं क्या? नहीं भाई। नियुक्तियों का पुष्टिकरण तो करती हैं भाई, ये करती हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं करती हैं, संविधान की व्याख्या नहीं करती हैं। तो सीनेट की महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? नियुक्तियों का पुष्टिकरण। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो संसद कहते हैं, या कांग्रेस कहते हैं, या डाइट कहते हैं, या संघीय सभा कहते हैं? स्विट्जरलैंड संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो भाई ये कहते हैं संघीय सभा। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड संघीय सभा के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड की संघीय सभा को की निम्न सदन को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रतिनिधि सभा कहते हैं, या कॉमन सभा कहते हैं, या राष्ट्रीय परिषद कहते हैं, या लोकसभा कहते हैं? स्विट्जरलैंड संघीय सभा के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है राष्ट्रीय परिषद। आपका 64 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 65 पे आ जाएं। स्विट्जरलैंड संघीय सभा के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ये तो भाई निम्न सदन को संघीय परिषद, निम्न सदन क्या पूछा गया? निम्न सदन।
निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद, निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद कहा जा रहा है। आगे आप देखिए उच्च सदन को क्या कहा जाएगा। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के उच्च सदन को क्या कहा जाएगा? तो प्रश्न नंबर 65 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सीनेट कहा जाएगा, या राज्यसभा, या सभासदों का सदन, या राज्य परिषद। तो स्विट्जरलैंड संघीय सभा के उच्च सदन का नाम है राज्य परिषद, राज्यों की परिषद। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 देख लें। स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रीय परिषद का पूछ रहा भाई, राज्य परिषद का नहीं। स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल कितना है? तो भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। ये 4 वर्ष है, या 5 वर्ष, या 2 वर्ष, या 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल कितना है? और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते चलिए भाई, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सेशन लाते रहें, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने रखते रहें, जो कि आपको परीक्षा हाल में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल कितना है भाई? 4 वर्ष, 4 वर्ष है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67 देखें। स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है, किंतु उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अभी हमने आपको बताया भी था, स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष है। अब पूछ रहा 4 वर्ष तो है, किंतु उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आपको ये बताना है। तो स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाई चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष, या 5 वर्ष, या 2 वर्ष, या 1 वर्ष। तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 4 साल है, किंतु उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भाई 1 वर्ष है। 1 वर्ष ऑप्शन द आपका सही होगा, उत्तर होगा। 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष है। प्रश्न नंबर 67 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन, कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भाई कौन सा है? तो राष्ट्रीय परिषद नहीं भाई, ये निम्न सदन एवं राष्ट्रीय परिषद है, ये नहीं है। सीनेट अमेरिकी संविधान में है, राज्यसभा ब्रिटेन की संविधान में है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, स्विट्जरलैंड कैंटनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। सीनेट अमेरिका से है, राज्यसभा ब्रिटेन से है, और राष्ट्रीय परिषद ये निम्न सदन है। उच्च सदन राज्यों की परिषद से है, और यही कैंटनों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। प्रश्न नंबर 69 देखें। स्विट्जरलैंड राज्य परिषद की सदस्य संख्या, ये उच्च सदन से ही पूछ रहा है भाई। स्विट्जरलैंड की राज्य परिषद या उच्च सदन की सदस्य संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 69 का उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो 100 तो भाई अमेरिकी सीनेट में है। 44, तो 44 भी आप देख लें, ऑप्शन बा यही आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड राज्य परिषद की सदस्य संख्या 44 भाई, 44। ये गलत, ये गलत। स्विट्जरलैंड राज्य परिषद की सदस्य संख्या कितनी है भाई? तो ये 44 है। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय सभा की विशेषता क्या है भाई? स्विट्जरलैंड संघीय सभा की विशेषता क्या है? तो दोनों सदनों की समान शक्तियां
राष्ट्रीय परिषद का शक्तिशाली होना, राज्य परिषद का शक्तिशाली होना, संघीय सभा के सभी सदस्यों का मनोनयन, ये ना ये शक्तिशाली है ना ये शक्तिशाली है, ना सभी सदस्यों का मनोनयन होता है। स्विट्जरलैंड संघीय सभा की विशेषता है कि दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 देखें, विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका किस देश में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 71 का उत्तर करने का प्रयास करें। विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका किस देश में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है, या स्विट्जरलैंड में, या चीन में, या जापान में? तो ये भाई सर्वाधिक गंभीर रूप से काम करने वाली विधायिका है स्विट्जरलैंड की विधायिका। प्रश्न नंबर 71 का बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड संघीय सभा की विशेषता है, स्विट्जरलैंड संघीय सभा की विशेषता क्या है? उच्च स्तर के वाद विवाद। हाँ भाई, ऐसा होता है, उच्च स्तर का वाद विवाद होता है। विविध भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। दोनों सदनों में पूर्ण समानता रहती है। तो यानी कि अब आप समझ गए होंगे, जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 73 देख लें। फ्रेंच संसद का निम्न सदन कौन है? फ्रेंच संसद का निम्न सदन कौन सा है? चलिए भाई, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ा करें और उसका ऑप्शन भी ध्यान पूर्वक देख के तभी उत्तर क्या करें। फ्रेंच संसद का निम्न सदन, सभासद सदन, या सीनेट, या संघीय सभा, या राष्ट्रीय सभा? तो फ्रेंच संसद का निम्न सदन भाई राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा। फ्रांसीसी संसद का निम्न सदन राष्ट्रीय सभा है। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंच संसद का उच्च सदन कौन सा है? फ्रेंच संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये लॉर्ड सभा है, या राज्य परिषद, या सभा सीनेट, या सभासद सदन? तो निम्न सदन भाई फ्रेंच संसद का उच्च सदन पूछा जा रहा है, विशेषज्ञों का सदन पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 74 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो चलिए हम बताते हैं, फ्रेंच संसद का उच्च सदन है भाई सीनेट। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ये 7 वर्ष रखा गया, या 6 वर्ष रखा गया, या 5 वर्ष रखा गया, या 4 वर्ष रखा गया? प्रश्न नंबर 75 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल भाई 5 वर्ष रखा गया। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। फ्रेंच सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? फ्रेंच सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो ये 9 वर्ष रखा गया है, या 7 वर्ष, या 6 वर्ष, या 5 वर्ष? तो फ्रेंच सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो भाई फ्रेंच सीनेट का कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया है। यानी कि उच्च सदन का कार्यकाल 9 वर्ष और निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रांस में मंत्र परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? फ्रांस में मंत्र परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न नंबर 77 का उत्तर करें भाई। सीनेट के प्रति उत्तरदायी होती है, या राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? फ्रांस की मंत्र परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रश्न नंबर 77 का उत्तर करने का प्रयास करें।
प्रश्न नंबर 77 का उत्तर करें भाई। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। फ्रांस में मंत्र परिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश में बजट को कार्यपालिका अध्यादेश द्वारा पारित कर सकती है? प्रश्न नंबर 78 देखें भाई। किस देश में बजट को, अधिकतर बजट निम्न सदन द्वारा ही पारित किया जाता है, पर यहाँ पे पूछा जा रहा किस देश में बजट को कार्यपालिका आदेश द्वारा पारित कर सकती है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, या फ्रांस में है, या ब्रिटेन में है, या अमेरिका में है। तो कार्यपालिका आदेश द्वारा बजट को पारित कर सकती है, वो उस देश का नाम है फ्रांस में। फ्रांस की कार्यपालिका आदेश द्वारा बजट को पारित कर सकती है। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन भा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। फ्रेंच सीनेट का लक्षण नहीं है, फ्रेंच सीनेट का लक्षण नहीं है भाई। तो चलो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो ये है अस्थाई सदन है, ये भाई सही है, 9 वर्ष, 9 वर्ष है इसका कार्यकाल, इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष। यह स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष है। बजट सीनेट में सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जा सकता है भाई, ये नहीं, बजट को सीनेट में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। सीनेट को नियुक्तियों पर विशेषाधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? फ्रेंच सीनेट का लक्षण नहीं है, तो बजट सीनेट में सर्वप्रथम प्रस्तावित किया जा सकता है, ये लक्षण नहीं है। बाकी तीनों सही हैं, और तीनों सही हैं, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80 देखें भाई। निम्नांकित में से किसके निर्वाचन हेतु एकल अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मतपत्र योजना को अपनाया गया है? प्रश्न को फिर से पढ़ें भाई। निम्नांकित में से किसके निर्वाचन हेतु एकल अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र और द्वितीय मत योजना को अपनाया गया है? तो भाई ये फ्रेंच राष्ट्रीय सभा के लिए है, या फ्रेंच सीनेट के लिए, या ब्रिटिश लॉर्ड सभा के लिए, या ब्रिटिश कॉमन सभा के लिए? प्रश्न नंबर 80 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ऐसी व्यवस्था भाई किसके लिए की गई है? फ्रेंच राष्ट्रीय सभा के लिए की गई, फ्रेंच राष्ट्रीय सभा। प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 81 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 81 का भाई प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तब उत्तर करना है। किस देश के संविधान में यह प्रावधान है कि यदि संसद 70 दिन के भीतर वित्त विधेयक को पारित नहीं कर पाती, तो विधेयक के प्रावधानों को सरकार अध्यादेश द्वारा लागू कर सकती है? चलिए भाई, किस देश में, उस देश का नाम पूछा जा रहा है, किस देश के संविधान में प्रावधान है यदि संसद 70 दिन, 70 दिन है भाई, 70 दिन, 70 दिन के भीतर वित्त विधेयक को पारित नहीं कर पाती, तो विधेयक के प्रावधानों को सरकार अध्यादेश द्वारा लागू कर सकती है। ऐसा कहाँ के संविधान में है भाई? प्रश्न नंबर 81 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ऐसा फ्रांस के संविधान में है। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 82 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। हमने आपको बताया था कि ये व्यवस्थापका से संबंधित 2 सेशन करूंगा, 2 सेशन डालूंगा। पहला सेशन आप
आपके सामने पहुंच चुका है। दूसरा सेशन ये आपके पास जा रहा है। उत्तर करने का सही से प्रयास करेंगे। कौन सा वक्तव्य गलत है भाई? कौन सा वक्तव्य गलत है? तो ये फ्रेंच संसद एक दुर्बल सदन है क्या, या फ्रेंच सीनेट अमेरिकी सीनेट की छाया भी नहीं है, या फ्रेंच राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान मात्र नहीं है, या फ्रेंच शासन प्रणाली पूर्णतया संसदात्मक है। तो उत्तर करने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो निम्न में से कौन सा गलत है? तो हम आपको बताते हैं, फ्रेंच संसद एक दुर्बल सदन है, संसद है। फ्रेंच संसद एक दुर्बल संसद है, सही है। फ्रेंच सीनेट अमेरिकी सीनेट की छाया भी नहीं है, सही है। फ्रेंच राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान मात्र नहीं, नहीं भाई, औपचारिक प्रधान नहीं है। ये इसके फ्रेंच राष्ट्रपति की फ्रेंच में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी सही है। फ्रेंच शासन प्रणाली पूर्णतया संसदात्मक है, नहीं भाई, ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। और आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। पर आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहें। धन्यवाद।